यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब सोवियत यूनियन अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने जा रहा था। इस खबर को रेडियो पे प्रसारित किया जाता है। कोलवुड टाउन के सभी मजदूर रेडियो पर इस खबर को सुन रहे हैं। कोलवुड टाउन में कोयले की खदान है, वहां बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। 3 दोस्त कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक इस फिल्म का हीरो भी होता है। उसका नाम होमर है। वो रग्बी खेलने जा रहे हैं। होमर अपने भाई के साथ खेल में हिस्सा लेता है। होमर का भाई, जिसका नाम जिम है, वह खेल में बहुत अच्छा है। जिम अपने विपक्षी खिलाड़ियों से अपने भाई के साथ आराम से पेश आने के लिए कहता है, लेकिन होमर खेल में बुरी तरह चोटिल हो जाता है। फिल्म के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि होमर के पिता मिस्टर जॉन, जो कि खदान में वन कर्मचारी हैं, वह अपने साथी मजदूरों को समझाते हैं। एक मजदूर काम कर रहा होता है, तभी खदान की छत गिरने वाली होती है, जिसका उसको पता नहीं होता। इतने में मिस्टर जॉन उसे देख लेते हैं और तुरंत दौड़ के उसको बचा लेते हैं। उसे कुछ चोटें आती हैं और कुछ देर बाद वह होश में आ जाता है। तभी होमर और उसके दोस्त वहां आते हैं। होमर यह सब देखकर अपने दोस्तों को बोलता है कि ये मेरे पिता हैं। मिस्टर जॉन उस मजदूर को डांटते हैं और कहते हैं उसे छत का ध्यान रखना चाहिए था, इससे सभी की जान जा सकती थी। होमर अपने स्कूल की क्लास में होता है जब उसकी टीचर मिस राइली रेडियो पर रॉकेट लॉन्च की खबर सभी बच्चों को सुनाती है। तभी क्वांटिन नाम का एक लड़का सबको रॉकेट के बारे में कुछ बातें बताता है, जिससे दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर पेपर फेंकते हैं। मिस राइली सबको शांत कराती है, क्वांटिन को शाबाशी देती है और बच्चों को बताती है स्पुतनिक इतिहास का मिल का एक पत्थर है और ऐसा बार बार नहीं होगा। और यह बताते बताते होमर से कुछ पूछती है जिसका ध्यान क्लास में नहीं होता। इससे होमर सक पका जाता है और बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। शाम को बहुत सारे लोग होमर के घर के बाहर खड़े होते हैं और आसमान की ओर देखते हुए बात कर रहे होते हैं। ये सभी स्पुतनिक रॉकेट लॉन्च होने का इंतजार कर रहे होते हैं। होमर और उसके दोस्त भी इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लोगों को आसमान में रॉकेट दिखता है, जिससे सभी उत्साहित होकर देखने लगते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। होमर वहां खड़े होकर रॉकेट को जाते हुए ध्यान से देखता है। लोग आपस में बातें करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होमर के पिता जॉन, भाई जिम और होमर नाश्ता करते हुए बात करते हैं। होमर की मां नाश्ता देती है। मिस्टर जॉन अपने बड़े बेटे से खेल के बारे में बात करते हैं। जॉन कहते हैं कि वेल्स टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो जिम को पकड़ सके। वे जिम के खेल की तारीफ करते हैं। तभी होमर अपने रॉकेट बनाने के प्लान की बात बताता है। सभी उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं। फिर होमर अपने इस प्लान को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है। वे एक छोटे रॉकेट को लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं। वे एक छोटा रॉकेट लाते हैं और उसे घर के बाहर रखकर आग लगाते हैं। रॉकेट ऊपर तो नहीं जाता, लेकिन वहीं फट जाता है और जोर से आवाज आती है। तीनों वहीं गिर जाते हैं। होमर की मां दौड़ते हुए बाहर आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, तुम सब ठीक तो हो? मुझे लगा खदान में कोई धमाका हुआ है। उसके रॉकेट से लकड़ियों की फेंस टूट जाती है, जिससे उनकी मां नाराज होती है। होमर और बाकी उसके दोनों दोस्त इस बार असफल होते हैं। होमर रात में टीवी पर रॉकेट लॉन्च को देखता है और उसे बनाने के तरीकों के बारे में सोचता है। वह लाइब्रेरी जाता है और रॉकेट से संबंधित किताबें, मैगजीन खोजता है। तभी उसे क्वांटिन दिखता है, जो लाइब्रेरी में बैठा होता है और किताबें पढ़ रहा होता है। वह बहुत बुद्धिमान लड़का होता है, जो केवल पढ़ने पर ध्यान देता है। होमर और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त क्वांटिन के बारे में बताता है कि वो बहुत निराला एलडी डायरेक्का है और कहता है, अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो जाओ, लेकिन तुम अपने सोशल लाइफ को भूल जाओ। होमर अपने दोस्तों की बात पर ध्यान नहीं देता और क्वांटिन के टेबल के पास जाता है। उसे सामने खड़ा देखकर क्वांटिन कहता है कि मैं अपनी कॉपी तुम्हें नहीं दूंगा। होमर उसे मना करता है और पूछता है, क्या तुम रॉकेट के बारे में कुछ जानते हो? क्वांटिन जवाब देता है, हाँ जानता हूं। होमर उसे लाइब्रेरी आने के लिए कहता है, जिसे वह मना कर देता है। होमर उसके पास बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है। यह देखकर सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं बैठता है। क्वांटिन रॉकेट के इतिहास से लेकर उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। अब दोनों उसके दोस्त रॉय ली की कार में बैठ जाते हैं
और रॉकेट बनाने के बारे में बातें करते हैं। वहां होमर के दोनों दोस्त पहले ही बैठे होते हैं। होमर रॉयली को कार घर की तरफ ले जाने के लिए कहता है और अपने घर के बेसमेंट को रॉकेट बनाने के लिए उपयोग करने के लिए कहता है। चारों होमर के घर की बेसमेंट में जाते हैं और रॉकेट बनाने के काम में लग जाते हैं। उन्हें रॉकेट का नोजल बनाने को लेकर थोड़ी दिक्कत आती है। क्वांटिन लोहे के छोटे वासर को रॉकेट की सतह पर वेल्ड करने के लिए कहता है। वेल्डिंग के लिए होमर अपने पिता की कंपनी में एक वेल्डिंग कर्मचारी बाइकोव्स्की की मदद लेना चाहता है। वो उसके पास जाता है। बाइकोव्स्की वेल्डिंग के लिए मना करता है और कहता है ऐसा करने से उसकी जॉब भी जा सकती है। होमर स्पुतनिक रॉकेट के बारे में बातें करने लगता है और बताता है उसने रॉकेट को आसमान में जाते हुए देखा था। वह पल बहुत खूबसूरत था। ऐसा कुछ वह भी करना चाहता है। यह सुनकर बाइकोव्स्की भावनाओं से भर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है और इस बात को किसी से न बताने के लिए कहता है। अगले दिन लंच के समय चारों दोस्त रॉकेट को लेकर बातें करते हैं। तभी वहां पर स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर टर्नर आ जाते हैं। रॉकेट को बच्चों के हाथ में देखकर गुस्सा होते हैं और कहते हैं ऐसे किसी वस्तु को जो कि नुकसान पहुंचा सकती है उसे स्कूल में नहीं ला सकते। तभी वहां बीच बचाव के लिए उनकी टीचर मिस रायली आती है और कहती है इसे मैंने होमर को क्लास में दिखाने के लिए लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा बच्चे साइंस फेयर में भाग लेना चाहते हैं। यह सुनकर मिस्टर टर्नर उन्हें अनुमति देकर चले जाते हैं। उनकी टीचर उन्हें बताती हैं जो साइंस फेयर में जीतेगा वह नेशनल साइंस फेयर इंडियन पुलिस जाएगा और वहां जीतने पर देश के बड़े कॉलेज उसे स्कॉलरशिप देंगे। यह कहकर मिस रायली चली जाती हैं। होमर अपने टीचर के पीछे भागता है और उनसे कॉलेज स्कॉलरशिप के बारे में पूछता है। टीचर कहती हैं कि यह तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि साइंस के लिए मैथ आना जरूरी है जो कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। अगले दिन रॉकेट को बना लेने के बाद चारों दोस्त लॉन्च के लिए मैदान में पहुंचते हैं। रॉकेट में आग लगाई जाती है। इस बार रॉकेट ऊपर जाती है पर कुछ ऊपर जाने के बाद वह कोलवुड माइन की ओर मुड़ जाती है। रॉकेट मजदूरों के पास से होकर गुजरती है। कई लोग बाल बाल बचते हैं। यह देखकर होमर के दोस्त डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। रॉकेट मिस्टर जॉन के ऑफिस के पास गिरती है। मिस्टर जॉन होमर से नाराज होते हैं और रॉकेट के बारे में पूछते हैं। वह उसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने डांट लगाते हैं और उसे पागल तथा चोर बोलते हैं। उसे ऐसी चीज कंपनी की प्रॉपर्टी में ना लाने के लिए कहते हैं। होमर घर जाता है और अपने मां से अपने पिता की शिकायत करता है। वह कहता है कि पिताजी उससे प्यार नहीं करते, ना ही उसकी मां को। वह तो बस जिम और कोल माइन को प्यार करते हैं। तभी वहां उसके पिता आते हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसके सारे रॉकेट के सामान को उन्होंने घर से बाहर फेंक दिया। होमर यह जानकर गुस्सा होता है और अपना सामान इकट्ठा करता है। अगली सुबह चारों दोस्त जंगल में मिलते हैं। होमर क्वांटिन को कहता है कि रॉकेट 100 फीट तक ऊपर गया होगा। क्वांटिन कहता है 200 फीट। होमर के पिता मिस्टर जॉन ने कंपनी की प्रॉपर्टी में रॉकेट बनाने के लिए मना किया था। इसलिए होमर स्नेक रूट जाने के लिए कहता है जो कि 8 मील दूर है। इस पर उसके दोस्त रॉकेट का प्लान छोड़कर कोल माइन में काम करने और फुटबॉल खेलने का सुझाव देते हैं, जिस पर होमर मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि अपने पिता की तरह वह भी कोयले की खान में काम करे। वह तो रॉकेट बनाना और साइंस फेयर में स्कॉलरशिप जीतना चाहता था। वह अपना सारा सामान उठाता है और पैदल चल देता है। तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वे भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे पैदल रॉकेट का सारा सामान लेकर 8 मील दूर एक खाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वे लोग लकड़ी से एक लॉन्च रूम बनाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे उन चारों दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें रॉकेट बॉय बुलाया जाता है। होमर अपने पिता के पास सीमेंट लेने के लिए जाता है। जो सीमेंट कंपनी में बच जाती है उससे वह लॉन्च पैड बनाना चाहता है। वहां होमर और उसके पिता के बीच रॉकेट बनाने और कोयले के काम को लेकर बहस होती है। बाद में उसके पिता सीमेंट देने के लिए मान जाते हैं। होमर अगले दिन रॉकेट को लेकर वेल्डिंग कराने के लिए जाता है, पर वहां पर बाइकोव्स्की नहीं मिलता क्योंकि उसके पिता ने उसका ट्रांसफर कोल माइन में कर दिया था। अगले दिन होमर और उसके दोस्त रॉकेट को लेकर लॉन्च पैड पर पहुंचते हैं। वहां पर लॉन्च को देखने के लिए एक आदमी अपने बच्चे के साथ कार में आता है, जिसका नाम मिस्टर बोल्डेन होता है। रॉकेट लॉन्च होती है। वह कुछ फीट ऊपर जाती है और फिर मिस्टर बोल्डर की तरफ मुड्डर जाती है, जिससे मिस्टर बोल्डेन बाल बचते हैं और नीचे गिर जाते हैं। होमर उनके पास आता है।
वो होमर को बताते हैं कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 में रॉकेट के हमले से बचे थे। वो रॉकेट के निचले भाग को देखते हैं और कहते हैं हीट की वजह से वासर गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे रॉकेट को ज्यादा ऊंचाई नहीं मिल रही। इसके लिए उन्हें खास तरह का स्टील चाहिए होगा, जो कि काफी महंगा होता है। क्योंकि उनके पास स्टील खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वे रेल की पटरी को निकालने का प्लान बनाते हैं। वे रेल की पटरी को निकाल रहे होते हैं, तभी वहां रेलगाड़ी आती है। अच्छी बात यह होती है कि रेलगाड़ी दूसरी पटरी पे चली जाती है। वे लोग स्टील को लेके मिस्टर बोल्डर की वर्कशॉप पहुंचते हैं। मिस्टर बोल्डर उससे रॉकेट के नोजल को बनाते हैं। इस स्टील से बने रॉकेट के पार्ट को टेस्ट किया जाता है। धीरे धीरे रॉकेट की गलतियों को वे लोग सुधारते हैं और इसे लॉन्च साइट ले जाकर टेस्ट करते हैं। कई प्रयास के बाद भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। फिर उन्हें लगता है कि रॉकेट के फ्यूल में कुछ दिक्कत है। फिर वे एक खास तरह का फ्यूल बनाते हैं जो कि तरल और कुछ पाउडर के गर्म करने से बनता है, और इसे टेस्ट करने के लिए अपने टीचर मिस रायली की कार में बैठकर लॉन्च साइट पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं। वहां पर जिम अपने दोस्तों के साथ आता है। इस बार रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रस्सी के साथ खींचना होता है। होमर रस्सी खींचता है। रॉकेट में आग जलना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद रॉकेट आसमान में ऊपर उड़ जाता है। यह देखकर वहां पर आए लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग होमर की तारीफ करते हैं। यह देखकर मिस रायली बहुत खुश होती है। वही जिम और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। होमर अपने घर पहुंचता है। वहां वह अपने फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा होता है। आज उसका बर्थडे है। तभी उसकी मां एक लिफाफा देती है। होमर उसे खोलता है, जिसमें उसके हीरो वर्नहेर वॉन ब्राउन की पिक्चर होती है और उसके साथ उनका मैसेज भी होता है। यह पाकर होमर बहुत खुश होता है। इस पर होमर के पिता गुस्सा करते हैं, जिससे होमर नाराज होता है और घर के बाहर चला जाता है। वह स्कूल पहुंचता है। वहां मिस रायली होमर को मिसाइल डिजाइन की एक किताब तोहफे में देती है, जिससे वह बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है। तभी वहां मिस्टर टर्नर आ जाते हैं और किताब को होमर के हाथों में देखकर मिस रायली से पूछते हैं कि यह किताब उसे किसने दी। मिस रायली जवाब देती है कि उन्होंने इसे होमर को दिया। फिर मिस्टर टर्नर कहते हैं कि वह बच्चों को झूठे सपने ना दिखाएं और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। वह आगे कहते हैं इतने बच्चों में से कोई एक भाग्यशाली बच्चा ही फुटबॉल स्कॉलरशिप लेकर यहां से बाहर जाता है। बाकी के बच्चे कोल माइन में काम करते हैं। इस पर मिस रायली कहती है कि मैं उस एक अनलकी बच्चे पर विश्वास करती हूं। होमर घर आता है तो उसे पता चलता है उसके भाई को फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल गई है, जिससे उसके पिता और भाई काफी खुश होते हैं। वह अपने पिता के ऑफिस जाता है। वहां वह अपने पिता को रॉकेट लॉन्च में आने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता वहां आने से मना कर देते हैं और काम में व्यस्त हो जाते हैं। अगली सुबह होमर और बाकी दोस्त लॉन्च साइट पर पहुंचते हैं। वहां पहले से भी ज्यादा लोग रॉकेट लॉन्च को देखने आते हैं। वहां पर उसकी मां और बाइकोव्स्की भी आते हैं। काउंटिंग शुरू होती है और एक बोलने पर रॉकेट हवा में ऊपर चली जाती है। यह देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। वहां पर रिपोर्टर भी आता है। अगले दिन चारों दोस्तों की फोटो न्यूज़पेपर में छपती है। एक लड़की जो होमर को पसंद करती है, उसका ऑटोग्राफ लेने आती है। होमर ऑटोग्राफ देता है। तभी वहां मिस्टर टर्नर और कुछ पुलिस वाले आते हैं। होमर और उसके दोस्तों को एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करते हैं। वे जंगल में लगी आग के बारे में पूछताछ करते हैं, जो पिछले हफ्ते लगी थी। तभी वहां मिस रायली आती है और बच्चों के हाथ में हथकड़ी लगी देखकर गुस्सा होती है और मिस्टर टर्नर से इसका कारण पूछती है। दोनों में बहस होती है। पुलिस चारों दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। बाद में होमर के पिता और बाकी दोस्तों के घर वाले वहां आते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन से घर ले जाते हैं। चारों दोस्त अब बहुत निराश हो जाते हैं। वे लॉन्च साइट पर जाते हैं। वहां पर बने लकड़ी के लॉन्च रूम को आग लगा देते हैं। वहां से वे क्लब जाते हैं। वहां पर जिम और उसके दोस्त मिलते हैं। होमर क्लब के बाहर आ जाता है। वहां उसे वह लड़की मिलती है जिसने होमर का ऑटोग्राफ लिया था। दोनों कार में बैठकर बातें करते हैं और तेज बारिश होती है। तभी होमर के दोस्त उसे बुलाते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। घर पहुंचने पर पता चलता है कि कोल माइन में कुछ दिक्कत हो गई है और कई लोग वहां फंसे हुए हैं। वह भागकर कोल माइन पहुंचता है तो देखता है वहां काफी भीड़ होती है। कुछ घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। इसमें बाइकोव्स्की,
जो पहले वेल्डिंग का काम करता था, उसकी मृत्यु हो जाती है। होमर के पिता जॉन हीकम घायल होते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घर आने पर डॉक्टर फोन पर होमर की मां को बताते हैं कि संभव है कि मिस्टर जॉन की एक आंख ठीक ना हो। जिम कहता है कि मैं उनकी जगह पर जाकर काम संभालूंगा, जिससे घर और हॉस्पिटल का खर्च निकले। इस पर होमर कहता है, मैं काम करूंगा और तुम पढ़ाई करो। होमर अपने स्कूल जाता है, अपनी किताबें और सामान इकट्ठा करता है। तभी मिस रायली दिखती है। होमर उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन वह होमर को अनसुना करके चली जाती है। होमर के कोल माइन में काम करने के फैसले पर वह नाखुश होती है। कुछ दिनों बाद होमर के पिता घर आ जाते हैं और उनकी एक आंख पर पट्टी बंधी होती है। वह होमर के कोल माइन में काम करने के फैसले को लेकर खुश होते हैं। काम के बाद होमर अपने दोस्तों से शाम को मिलता है। स्कूल, मिस रायली और काम को लेकर पूछता है। कुछ दिन बाद होमर के पिता जॉन ठीक हो जाते हैं और होमर को वापस स्कूल जाने के लिए कहते हैं, जिस पर होमर मना करता है। अब दोनों कोल माइन में काम करने लगते हैं। होमर एक दिन शाम को घर आता है तो उसकी मां उसे कुछ बताती है। होमर मिस रायली से मिलने उनके घर जाता है। वहां दोनों बैठकर बातें करते हैं। मिस रायली होमर से उसके अंतरात्मा की बात सुनने के लिए कहती है। इससे होमर एक बार फिर अपने रॉकेट बनाने के प्लान पर लग जाता है। वह कोल माइन में खाली टाइम में अपने प्रोजेक्ट पर काम करता है। बहुत कोशिश के बाद वह मैथ के फार्मूले से यह निष्कर्ष निकालता है कि उसकी रॉकेट से जंगल में आग नहीं लगी थी, और वह उसी रात यह दिखाने के लिए क्वांटन के घर चला जाता है। दोनों रात भर बैठकर कैलकुलेशन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि रॉकेट 1.2 मील दूर जाके गिरी होगी। अगली सुबह होमर और क्वांटन रॉकेट लॉन्च की जगह पहुंचते हैं। वहां से रस्सी के सहारे रॉकेट गिरने की दिशा में नापना शुरू करते हैं। रॉकेट वहां जंगल में 1.2 मील दूर पानी में गिरी मिलती है। दोनों यह देखकर काफी खुश होते हैं और उसे लेकर स्कूल पहुंचते हैं। इसको मिस रायली को दिखाते हैं। तभी वहां हेडमास्टर टर्नर आता है। होमर से रॉकेट मिलने की जगह का सच बताने के लिए कहता है। इस पर होमर गणित के फार्मूले से बोर्ड पर डायग्राम बनाकर साबित करता है रॉकेट कितनी दूर और कहां गिरा था। क्लास के सभी बच्चे और उसकी टीचर यह देखकर काफी खुश होते हैं। इस बात को पुलिस को बताया जाता है और इससे साबित हो जाता है कि आग अन्य कारणों से लगी थी, शायद पास के एयरपोर्ट की वजह से। मिस्टर टर्नर होमर और उसके दोस्तों को स्कूल फिर से आने के लिए कहते हैं। इसके बाद होमर और उसके दोस्त वापस बेसमेंट में आ जाते हैं और फिर से रॉकेट पर काम करना शुरू करते हैं। तभी उसके पिता जॉन वहां आते हैं और काम पर ना जाने तथा फिर से रॉकेट बनाने के काम को लेकर नाराज होते हैं। होमर उनसे कहता है कि कोल माइन आपकी लाइफ है, मेरी नहीं। मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं। अगले दिन स्कूल में होमर और उसके दोस्तों रॉयली कुक, क्वांटन विल्सन, सरमन ओडेल को उसके रॉकेट बनाने की टेक्निक के लिए सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है। वे अब साइंस फेयर के लिए चुन लिए जाते हैं, पर इन चारों में से कोई एक ही साइंस फेयर में जा सकता था। तो सब मिलकर तय करते हैं कि होमर ही जाएगा। होमर के वहां जाने को लेकर उसके पिता नाखुश होते हैं, लेकिन होमर गुस्सा होता है और साइंस फेयर चला जाता है। होमर वहां जाकर अपने रॉकेट की तकनीक को बताता है। लोग उससे काफी प्रभावित होते हैं। होमर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और वापस आने पर देखता है कि उसका सारा सामान चोरी हो गया था। फोन करके इस घटना को अपने दोस्तों को बताता है और उनसे मदद मांगता है। उसी समय कोल माइन के मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। होमर की मां इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए और होमर की मदद करने के लिए मिस्टर जॉन से बात करती है, पर वह नहीं मानते। तब वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। होमर के पिता रॉकेट का नोजल बनाने के लिए मिस्टर बोल्डर से कहते हैं और हड़ताल खत्म कराते हैं। नोजल फिर से बन जाती है। यह सुनकर होमर को बहुत खुशी होती है। होमर फिर से अपने रॉकेट के तकनीक के बारे में वहां आए लोगों को बताता है। फिर वह समय आता है जब स्टेज से इस साइंस फेयर के विजेता होमर और उसके दोस्तों का नाम लिया जाता है। वह सर्वश्रेष्ठ विजेता घोषित किया जाता है। वहां पर आए हुए बहुत बड़े बड़े कॉलेज के लोग उसे स्कॉलरशिप देने के लिए कहते हैं। होमर वापस घर आ जाता है। सभी खुशी से उसका स्वागत करते हैं। वहां पर उसकी मां, उसके दोस्त और बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, पर वहां मिस रायली नहीं दिखती। इस पर होमर अपनी मां से पूछता है। उसे बताया जाता है कि मिस रायली की तबीयत ठीक नहीं है और वह हॉस्पिटल में है। होमर उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहां मिस रायली बेड पर लेटी हुई मिलती है।
होमर को मिले मेडल को देखकर वह बहुत खुश होती है और दोनों इमोशन से भर जाते हैं। कुछ देर तक दोनों आपस में बातें करते हैं। वो कहती हैं, अब से मैं हर साल स्कूल में आए सभी नए बच्चों को बताऊंगी कि मैंने होमर और रॉकेट बॉयज को पढ़ाया है, ताकि एक दिन वे भी इससे प्रेरणा ले सके जो तुमने किया है। यह दृश्य बहुत ही इमोशनल होता है। आखिरकार होमर साइंस फेयर जीत जाता है, फिर वहां से अपने पिता से मिलने कोल माइन जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है। अपने आखिरी रॉकेट लॉन्च के लिए 5 बजे आने के लिए कहता है, जिसे उसके पिता बहुत काम है कहकर टाल देते हैं। वह उनके जैसा बनने के लिए कहता है। फिर वह और उसके दोस्त लॉन्च साइट पर पहुंचते हैं। वहां बहुत से लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। होमर सभी को जिसने रॉकेट बनाने में उसकी मदद की, उनको धन्यवाद देता है। तभी वहां उसके पिता जॉन आते हैं और उन्हें देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। वह रॉकेट लॉन्च करने के लिए कहता है। उसके पिता आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग शुरू होती है और एक बोलने पर वे लाल बटन दबाते हैं। रॉकेट तेजी से आवाज करता हुआ आकाश में उड़ जाता है और सभी लोग ऊपर देखते रहते हैं। रॉकेट दूर से आसमान में दिखाई देता है। मिस रायली हॉस्पिटल के बेड से इसे ऊपर जाते हुए देखती हैं। यह दृश्य बहुत खूबसूरत होता है और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाद में सभी दोस्त कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। क्वांटन टेल इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर बनता है। रॉय एक ऑटोमोबाइल डीलर और रिटायर्ड बैंकर बनता है। ओ डेल एक इंश्योरेंस एजेंसी का मालिक बनता है। मिस रायली वॉर्न दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होती है और 31 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। होमर के पिता जॉन हेकम की ब्लैक लंग बीमारी से 1976 में मृत्यु हो जाती है। 1965 में कोल माइन बंद कर दी जाती है। होमर नासा का एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है और वह एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देता है। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।